शिक्षा से अशिक्षा की तरफ जाने वाला प्रदेश बनने वाला है अपना उत्तम प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया को मजदूर सप्लाई करने वाला प्रदेश बनने वाला है और शायद आने वाले 20 सालों में गरीबी तो नहीं हटेगी लेकिन गरीब जरूर हट जाएंगे। ऐसी शिक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। इसका विश्लेषण मैं शुरुआत में एक कहानी के साथ में करता हूं जो कि अभी हाल के दिनों में ही घटनी है और यह घटना है कि एक लड़की जो है वह 1 जुलाई को गोरख मंदिर के जनता दरबार में जाती है और अपनी फीस माफी की गुहार सीएम योगी से लगाती है। सीएम योगी अधिकारियों को फीस माफी का आदेश जारी करते हैं। लड़की के साथ में सीएम फोटो भी खिंचवाते हैं, चॉकलेट भी देते हैं और कहा कि तुम जाकर मेहनत करो, पढ़ाई करो। लड़की के घर के हालात ठीक नहीं है, पिता विकलांग है, लगभग बेरोजगार है, भाई है वो जो कि पढ़ाई कर रहा है, माँ काम करती है ताकि घर का खर्च चल सके और भाई की पढ़ाई के लिए ही वो कमा पाती है। लड़की की फीस देने में वो एकदम असमर्थ है लेकिन लड़की पढ़ना चाहती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की को 4 दिन बाद भी कोई कॉल नहीं आता है। 5 जुलाई को अपने स्कूल जाती है और फीस माफी के एप्लीकेशन को लेकर के प्रिंसिपल से मिलती है और प्रिंसिपल बहुत ही नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जनता दरबार क्यों गई थी। और इसके बाद वो किसी को फोन पे बात करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी फीस माफ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग आए दिन जनता दरबार जाने लगेंगे और रोज फीस माफी के पेरेंट्स हमारे पास आने लगेंगे। गजब की हिम्मत है उस प्रिंसिपल के अंदर जिसने कि मुख्यमंत्री के फरमान को भी नकार दिया। कितनी हिम्मत हो गई है प्राइवेट स्कूल वालों की कि एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं। वह मुख्यमंत्री के फरमान को भी मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव अपने एक्स पर लिखते हैं कि जो लोग जमा करने में जुटे हुए हैं वह किसी की फीस क्या माफ करवाएंगे या क्या जमा करवाएंगे। हमारा वादा है कि बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी। यह बात भाजपा केवल झूठे नारे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। 6 जुलाई की सुबह 9 बजे सपा कार्यालय से फोन आता है और वह लड़की की पढ़ाई का जिम्मा लेने को कहते हैं लेकिन लड़की के माँ बाप इसको इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि सीएम योगी ने वादा किया है वह जरूर हमारी मदद करेंगे। करीब दोपहर 2 बजे DIOS डॉक्टर अमरकांत सिंह का प्रिंसिपल से बात होती है और लड़की के एडमिशन के बारे में बात होती है। उसके बाद लड़की के घर वालों को सूचना दी जाती है और 7 जुलाई से लड़की स्कूल जाने लगती है। जब इतना पापड़ बेला जाएगा तो मात्र 650 रुपए की फीस माफ हो पाएगी। यह कहानी ये घर की नहीं है, हर घर की कहानी है। माता पिता अपने बच्चों की फीस को लेकर के बहुत परेशान है और उनके कॉपी किताब ड्रेस के नाम पर कितनी लूट की जा रही है या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश के पेरेंट्स की हालत ऐसी क्यों हो गई है मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश में केवल 2 तरह के लोगों को पैदा करेगा। पहला वह जो मजदूरी कर सके, दूसरा जो माफिया बन सके। यह क्यों होंगे, किस कारण से होंगे, यह तो सोचने वाली बात है। बस आप मेरे साथ में बने रहिए। लखनऊ हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें कि उत्तर प्रदेश के 5000 स्कूलों का मर्जर किया जाए। इस मर्जर किए जाने का क्या फायदा है और इसका नुकसान क्या है, इसका एक सटीक विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले यह मामला क्या है आप लोग जानिए। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया कि 50 से कम स्टूडेंट वाले परिषदीय स्कूलों का विलय करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने भी सभी बीएससी को 50 से कम छात्र वाले स्कूलों का ब्यौरा मांगा और साथ ही उनके पड़ोस के स्कूल के बारे में भी जानकारी मांगी और उन्होंने साफ किया कि 50 से कम संख्या वाले छात्रों के स्कूल को पड़ोस के किसी स्कूल में विलय कर दिया जाए। यह देखा जाए कि स्कूल के रास्ते में कोई नदी, नाला, हाईवे, रेलवे ट्रैक नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके, कोई दुर्घटना की आशंका ना हो गए। पर इस पर सरकार का कहना है कि उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया है। सरकार का कहना है कि सभी स्टूडेंट को बेहतर और सुविधा पूर्वक शिक्षा देने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूपरेखा 2020 के तहत स्कूलों के बीच सहयोग, समन्वय, समाज और संसाधनों का सही उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे कि हर स्टूडेंट को सुविधा मिल सके और बेहतरीन शिक्षा मिल सके। क्या आप सरकार के विचार से सहमत है? अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, अगर असहमत है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं क्योंकि इसके जरिए आप अपने विचार को रख सकते हैं और अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। अन्यथा आपका प्रदेश तो कर्क में जा ही रहा है। इसके बाद सरकार क्या तैयारी कर रही है, सरकार क्या कर रही है। हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक खोला जाएगा और प्रदेश सरकार की ओर से इन स्कूलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
शैक्षणिक सुविधाएं से लैस किया जा रहा है। हर स्कूल में कम से कम 450 स्टूडेंट के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, टॉयलेट, फर्नीचर, पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, मिड डे मील, किचन, डाइनिंग हॉल, सीसीटीवी, वाईफाई, ओपन जिम और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। सरकार की ओर से हर जिले में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल भी खोले जाएंगे, जो कि 1 से लेकर 12वीं तक होंगे और इसमें कम से कम 30 करोड़ रुपए लागत लगेगी। और इन स्कूलों में कम से कम 1500 छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, एडवांस साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल के मैदान, कौशल विकास की व्यवस्थाओं की स्थापना की जाएगी। कला संकाय के लिए अलग कक्षाओं का प्रावधान किया गया है। क्या आप सभी को लगता है कि पूरे 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई? क्या इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बन पाई है, या आने वाले वक्त में स्कूलों का मर्जर करके उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का सुधार किया जा सकता है? जब एक गांव में स्कूल खुलता है और स्कूल में मात्र 10 से 15 बच्चे हैं, वो अभी इसलिए आते हैं क्योंकि मिड डे मील मिलता है, वो अपना पेट भरने के लिए आते हैं। वहाँ शिक्षा तो उनको जबरदस्ती दी जाती है। माँ बाप को उनकी शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उनका तो बस एक ही ध्येय होता है कि जो पैसा बच्चों के ड्रेस और कॉपी का आ रहा है, पिता दारू पीने में लगाने के लिए सोचता है, माँ घर का खर्च चलाने के लिए सोचती है। जब इस प्रकार की सोच है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार के माता पिता अपने बच्चे को दूसरे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? जो बच्चे 1 किलोमीटर के स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में 5 किलोमीटर दूर स्थित जो स्कूल होगा वहां पढ़ने जाएंगे? यह सरासर सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 बाल संरक्षण अधिनियम का खुला उल्लंघन कर रही है। इसको आपको आंकड़े के तरीके से समझना चाहिए कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2017 से लेकर 2018 तक करीब 1.37 करोड़ बच्चे पढ़ते थे। योगी सरकार की तरफ से हर साल स्कूल चलो अभियान चलाया गया। कोरोना के दौरान जब गरीब ग्रामीणों के पास प्राइवेट स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। 2021 से 2022 तक स्टूडेंट की जो संख्या है वो बढ़ करके 1.91 करोड़ पहुंच जाती है, लेकिन पिछले बीते 3 सालों में यह संख्या लगातार घटती है। आलम यह है कि यह संख्या 1.49 करोड़ हो गई है, यानी कुल 42 लाख बच्चे कम हो गए हैं। जब 28,000 स्कूलों को, प्राथमिक जो स्कूल हैं उनको आन कंपोजिट स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा, तो क्या छात्रों की संख्या बढ़ेगी? अब आते हैं हम स्कूलों की संख्या में। 2017 से लेकर 2018 तक बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक स्कूल थे। अब आते हैं शिक्षकों की संख्या पर। साल 2017-2018 में बेसिक शिक्षा परिषद के 1.58 लाख जो स्कूल उनके पास थे, इसमें से 1,13,289 प्राइमरी स्कूल थे। जो कंपोजिट विद्यालयों के गठन के लिए कम छात्रों की संख्या कर की जाती है, तो करीब 28,000 स्कूलों को पड़ोस के स्कूलों में मर्जर कर दिया जाता है। इससे 28,000 प्रधानाचार्य के सीधे सीधे पद कम हो जाएंगे। वही छात्र और शिक्षकों का अनुपात तो बिगड़ ही जाएगा। जो शिक्षक है वह सरप्लस हो जाएंगे। तो इन शिक्षकों का क्या किया जाएगा? आने वाले वक्त में जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड बीटीसी किया हुआ है, उन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है, जो तैयारी की हुई है सरकारी शिक्षक बनने के लिए, उनका भविष्य क्या होगा? उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? या तो वह मजदूर बनेंगे या तो वो माफिया बनेंगे। इनके पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि इनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगने वाली नहीं है। पूर्वोत्तर की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर लोग 2 ही सेक्टर में काम कर सकते हैं, या तो सरकारी नौकरी में काम कर सकते हैं या खेती में कर सकते हैं। घर के हालात जब ठीक नहीं हुए तो माँ बाप परिवार सब छोड़ करके पूरी दुनिया में मजदूरी करते फिरेंगे। और इस हालात के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? इस हालात के लिए आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब आपकी बारी आती है तो आपको शिक्षा में अपने अधिकारों को मांगना, उसमें सुधार करना भूल जाते हैं, और तब आप लोकतंत्र की हत्या करने वाले 3 स्तंभों को चुनते हैं: दारू, नोट और राशन। ये सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की आत्मा को मार रहे हैं। जब वोट के टाइम देने आता है तो वोट को बेच देते हैं और वोट मांगने वालों से प्रश्न नहीं करते हैं।
और बाकी का काम तो धर्म के नाम पे नाश हो ही जाता है। जिस प्रदेश की शिक्षा अच्छी है वहाँ की हालात देखिए, जिस प्रदेश की शिक्षा गर्त में है वहाँ के आप हालात देखिए। अगर आप शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं होते हैं तो आपको आने वाला भविष्य आपके बच्चों को या तो मजदूर बनाएगा या तो माफिया बनाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो भी शिक्षा की शेरनी का दूध पीता है वह शक्तिशाली बन जाता है, और इस शिक्षा का नाश किया जा रहा है। आप खुद सोचिए। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। धन्यवाद।